दुनिया के इतिहास में अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है, जिसके राष्ट्रपति के पास बेशुमार ताकत होती है। लेकिन आज से 60 साल पहले अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने राष्ट्रपति की ताकत और सुरक्षा में सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। आखिर किसने की थी अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या, जिसका राज आज तक सुलझ नहीं पाया है। जॉन एफ कैनेडी की मौत का राज। जॉन एफ कैनेडी का जन्म 29 मई 1917 को अमेरिका में हुआ था, जिनका पूरा नाम जॉन फिट्जजेरोल्ड कैनेडी था। जॉन कैनेडी ने साल 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति का पद संभाला था, जो महज 2 साल के कार्यकाल में ही पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन 22 नवंबर 1963 को अज्ञात हमलावर ने जॉन एफ कैनेडी के ऊपर गोली से हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था, जबकि जॉन कैनेडी के चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ उठी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पर अकेले में हमला किया गया था, बल्कि उनके ऊपर तब गोली चलाई गई थी जब वो अपने सुरक्षा काफिले के साथ एक मीटिंग में जा रहे थे। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी हमलावर ने जॉन कैनेडी पर सटीक निशाना कैसे साधा था, और इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 60 साल पीछे जाना होगा। उस दिन तारीख थी 22 नवंबर 1963। उस दिन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को टेक्सास के डेलस शहर में एक स्पीच देनी थी, जहां तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में सफर करना था। इसके लिए शहर के बाहर का रूट सबसे सुविधाजनक और आसान था, लेकिन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी चाहते थे कि वो शहर के बीच से होकर गुजरें और उनके स्वागत में सड़कों पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। इस वजह से राष्ट्रपति का काफिला एक लंबे रूट और भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर गुजरना था, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया था। इस काफिले में टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनेली अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे, जिन्होंने राष्ट्रपति की स्पीच के लिए ट्रेड मार्ट की बिल्डिंग का चुनाव किया था। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से आदेश दिया गया था कि राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की स्पीच वुमेन्स बिल्डिंग में रखी जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर का कहना था कि उस बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को ट्रेड मार्ट में स्पीच देनी चाहिए। हालांकि इस बात को टेक्सास की आम जनता से छिपाया गया था, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी नहीं चाहते थे कि किसी को स्पीच वेन्यू के बारे में पता चले और राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। हालांकि इतने सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रखने के बावजूद भी स्पीच वाले दिन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी पर रास्ते में हमला हो गया और वो अपनी आखिरी स्पीच भी नहीं दे पाए थे। बताया जाता है कि जब राष्ट्रपति का काफिला डेलस शहर में स्कूल बुक डिपॉजिटरी के पास पहुंचा था, तभी उस बिल्डिंग से एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 गोलियां लगी थीं, जबकि उनकी गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे टेक्सास के गवर्नर जॉन भी फायरिंग में घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें मौके पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था और उनकी जान बच गई। इस घटना के चंद मिनटों बाद ही पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के दौरान जो लोग वहां खड़े थे, उनका कहना था कि हमलावर ने 3 से 4 बार फायरिंग की थी। इस दौरान पुलिस की नजर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने तुरंत बिल्डिंग को सील कर दिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से भागने में कामयाब हो चुका था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन उस शख्स को पकड़ने के बाद भी पुलिस को राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या में शामिल मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी।
जिसकी वजह से इस पूरे हत्याकांड में उस शख्स को छोड़कर पुलिस ने ना तो किसी को गिरफ्तार किया और ना ही राष्ट्रपति की हत्या का राज सुलझ पाया। माना जाता है कि राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, क्योंकि वो अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। पुलिस ने जांच में बताई ये कहानी। बताया जाता है कि इस हत्याकांड से ठीक 2 महीने पहले सितंबर 1963 को स्कूल बुक डिपॉजिटरी में अचानक से स्टाफ की कमी हो गई थी, जिसके बाद कंपनी ने लोगों को मामूली शर्तों के साथ नौकरी पर रखना शुरू कर दिया था। इस दौरान कंपनी ने वेस्ली फ्रेजर नाम के शख्स को नौकरी पर रखा था, जिसने 1 महीने तक डिपॉजिटरी में काम किया था। वेस्ली का घर उस बुक डिपॉजिटरी से आधे घंटे की दूरी पर इरविंग नाम के गांव में था, जहां उसके पड़ोस में ली ओसवाल्ड नाम का एक लड़का रहता था। जब ली ओसवाल्ड को पता चला कि बुक डिपॉजिटरी में नौकरी मिल रही है, तो उसने अक्टूबर महीने में कंपनी में अप्लाई किया और उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया गया था। ली के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो गाड़ी चलाकर रोजाना अपने घर से ऑफिस तक सफर नहीं कर सकता था। ली ओसवाल्ड ने डेलिस सिटी में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था, जो बुक डिपॉजिटरी से चंद मिनटों की दूरी पर था। हालांकि ली वीकेंड के मौके पर वेस्ली के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर जाता था और सोमवार की सुबह वापस अपने काम पर लौट आता था। इस तरह लगभग 1 महीने का वक्त गुजर गया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी पर हमला होने से ठीक 1 दिन पहले यानी 21 नवंबर 1963 को ली ने अपने घर जाने की इच्छा जताई, जबकि उस दिन गुरुवार था और वो वेस्ली के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। वहीं अगले दिन 22 नवंबर 1963 को जब ली अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, तो उसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग था। जब वेस्ली ने उससे पूछा कि पेपर बैग में क्या है, तो ली ने बताया कि कमरे में काफी ज्यादा रोशनी आती है, तो मैं खिड़की में पर्दे लगाने के लिए रॉड ले जा रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों ऑफिस पहुंचे, जहां ली ओसवाल्ड 6ठी मंजिल पर काम करता था। राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का काफिला गुजरने से ठीक आधे घंटे पहले सभी लोग लंच करने के लिए बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर चले गए थे, लेकिन ली लंच करने नहीं गया और राष्ट्रपति के काफिले का बिल्डिंग के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। इस बीच दोपहर के 12:30 बजे राष्ट्रपति का काफिला बिल्डिंग के पास से गुजरता है। तभी ली ओसवाल्ड ने खिड़की के पास खड़े होकर जॉन कैनेडी पर गोली से हमला कर दिया। इस दौरान ली ने पहला फायर किया और सड़क पर भीड़ गोली की आवाज से तितर-बितर होने लगी, जिसके बाद 2 से 3 बार फायरिंग की गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोली राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के सिर और सीने को छलनी कर चुकी थी, जिसमें एक गोली उनके सीने से आर पार होते हुए टेक्सास के गवर्नर जॉन को जा लगी थी, जो गाड़ी में आगे बैठे हुए थे। इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को अस्पताल की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन सिर पर गोली लगने की वजह से राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने ली को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ली मौके से फरार हो चुका था। बताया जाता है कि ली ओसवाल्ड ऑफिस से फायरिंग करने के बाद भागकर अपने कमरे में गया था, जहां उसने कपड़े बदले और फिर अपनी पर्सनल पिस्तौल लेकर शहर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा था। इस दौरान पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी, जबकि एक पुलिस ऑफिसर ने ली ओसवाल्ड को भागते हुए देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस ली को पकड़ पाती, उसने पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी और पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद ली ओसवाल्ड भागकर एक सिनेमा हॉल में छिप गया था, लेकिन इस बार पुलिस ली को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद ली को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया था, जहां पूरे 2 दिन तक ली से पूछताछ की गई थी, लेकिन इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इसलिए कोई नहीं जानता कि ली ने अपने बयान में क्या कहा था और पुलिस ने उससे क्या सवाल किए थे। वहीं गिरफ्तारी के 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को ली ओसवाल्ड को पुलिस हेडक्वार्टर से जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, जबकि इस दौरान आम लोगों और मीडिया की काफी भीड़ इकट्ठा थी।
उस भीड़ में से किसी ने बंदूक से फायरिंग की और ली को मौत के घाट उतार दिया, जबकि पुलिस फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। इस तरह ली ओसवाल्ड की मौत के साथ राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया था, क्योंकि इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसी ने मामले को सुलझाने की जितनी कोशिश की, मामला उतना ही उलझता जाता है। क्या निर्दोष था ली ओसवाल्ड? अपनी मौत से कुछ मिनट पहले तक ली ओसवाल्ड ये कह रहा था कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है और इस हत्या में उसका कोई रोल नहीं है। वहीं ली को जिस तरह संदिग्ध व्यक्ति ने मारा था, उसने भी इस केस को पूरी तरह से उलझा दिया था। पुलिस और जांच एजेंसी ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के लिए ली ओसवाल्ड को जिम्मेदार ठहराया था और उसे दोषी माना था, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर ली ने राष्ट्रपति की हत्या क्यों की थी और इसके पीछे क्या वजह थी। कुछ लोगों का मानना है कि ली ओसवाल्ड सिर्फ एक डमी था और राष्ट्रपति की मौत की साजिश रचने वाले लोग सरकार और पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने एक प्लानिंग के तहत राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को मौत के घाट उतारा था। राष्ट्रपति की मौत से ली या किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा हो या ना हो, लेकिन उनकी मौत पार्टी के दूसरे लोगों और सरकार के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि ली ओसवाल्ड वो शख्स नहीं था जिसने बिल्डिंग की खिड़की से फायरिंग की थी। वहीं इस पूरी घटना के दौरान मीडिया फुटेज में एक लेडी को देखा गया था जिसने आंखों में चश्मा लगाया था और सिर पर स्कार्फ पहना था। वो औरत राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के काफिले के बेहद नजदीक थी और जब राष्ट्रपति पर हमला हुआ तो वो लेडी अपने कैमरे से इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें क्लिक कर रही थी। इसके बाद वो लेडी भीड़ में कहीं गायब हो गई, जिसे अमेरिका की पुलिस या जांच एजेंसियां कभी ढूंढ नहीं पाई थी। कहा जाता है कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत में वो महिला भी शामिल थी जिसने हत्याकांड की तस्वीरें क्लिक करके उन लोगों तक पहुंचाई थी जो इस पूरे मामले में शामिल थे और राष्ट्रपति की मृत्यु की पुष्टि करना चाहते थे। माना जाता है कि इस हत्याकांड में पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी भी मिले हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मामले की जांच की और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने कई सबूत खो दिए थे तो कई सबूतों को सही ढंग से इकट्ठा ही नहीं किया था और ली ओसवाल्ड से पूछताछ की कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई थी। इन सभी चीजों की वजह से अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया, जबकि हत्याकांड ने पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 60 साल पहले अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हर कोई हैरान रह गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।